Hi guys, so today in this video we gonna read the poem Sailing to Byzantium by W.B. Yeats। तो इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ईदर यू एम ए इंग्लिश स्टूडेंट, इंग्लिश ऑनर्स, इलेक्टिव इंग्लिश, ठीक है, कोई भी इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक पोम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं विद द क्वेश्चंस इन प्रॉपर फॉर्मल मेथड। जैसे आपने पेपर में लिखना है वैसे आपको मिलेगा, ठीक है। डू सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन। तो बिफोर जंपिंग इनटू द पोम वी मस्ट नो द name of the poem, what it is the title, what is the story behind it, right? So sailing to Byzantium हम पढ़ते हैं। Byzantium is the old name of Constantinople और इस्तांबुल which was the capital of the Roman Empire। हमें ये पता लग गया, कुछ हिस्टोरिक बात हो रही है ये। Byzantium, the Christian civilization which dominated the scene after the fall of Rome, seems to Yeats an ideal of culture and wisdom। Yeats को लगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा हुआ जब सिविलाइजेशन हुई, तो इसके बारे में ईट्स ने लिखना चाहा। इन सेलिंग टू बिजांटियम ईट्स फेसेस ओल्ड एज विद द विश टू फॉरगेट हिज डिकेइंग बॉडी एंड एजुकेट हिज सोल फॉर इमॉर्टैलिटी, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो एज है वो तो बढ़ती जाएगी, बट हम अपनी सोल को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं अपनी नॉलेज से, ठीक है। टू ईट्स whose life has been devoted to attempt to create lasting works of art, ईट्स ने अपनी सारी ज़िंदगी किसको दे दी? आर्ट को, अपने काम को, अपने लिखने की कला को। द immortality of magnificent artifice was appealing and he imagines his soul after his body's death as a golden bird in emperor's place, ठीक है। कि उसने अपनी बॉडी को कैसे फील किया कि मैं गोल्डन बर्ड हूँ, मतलब गोल्डन बर्ड क्या है? सोल। एम्प्रेस पैलेस क्या है? बॉडी, ठीक है। द सोल विल ऑलवेज रिमेन अलाइव इफ़ यू हैव डन इनफ वर्क इन योर लाइवलीहुड, ठीक है। तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। एक पार्ट और इंट्रोडक्शन का, देन विल मूव टू द स्टैंजाज। फॉर एम ए इंग्लिश स्टूडेंट्स एंड फॉर द ऑनर्स स्टूडेंट्स यू मस्ट राइट दीज इंट्रोडक्शंस इन योर आंसर्स, बिकॉज मतलब ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते थे व्हेन आई वॉज इन माई मास्टर्स। तो मैंने बहुत ध्यान रखा था कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी होता है राइटर के बारे में जानना। W.B. ईट्स के बारे में आप लिखोगे इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर आंसर्स, एंड आई हैव ऑल्सो मेड द वीडियो ऑन W.B. ईट्स ऑटोबायोग्राफी, यू कैन चेक आउट, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी है, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लेना विद द नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड ऑल्सो। चलो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो लेट्स बिगिन विद द पोम। फर्स्ट स्टैंजा। There is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees। So the young in one another's arms का मतलब है कि जो यंग लोग, यंग बच्चे, जो मतलब men and women, जो एक दूसरे के साथ इंडल्ज है, एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए हैं, मतलब वो प्लेजर में है, सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, उनकी बात किया यहाँ पे, ठीक है। दैट का मतलब है आयरलैंड, ठीक है। दैट कंट्री जो है ना, मतलब दैट जो बात की है उसका मतलब आयरलैंड है, ठीक है। आपको स्टेंजा में, मतलब इसके नोट्स में, जो फर्स्ट स्टेंजा के नोट्स हैं उसमें पता लग जाएगा। कोई भी जो सही इंसान है ना, अब सही इंसान अभी बताया नहीं है कौन है, जो सही इंसान है ना, कहते हैं उसमें कोई, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे लोग सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में, जो यंग जनरेशन है वो सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है। दोज डाइंग जनरेशंस एट दिस सॉन्ग द सैमन फॉल्स द मैक्रेल क्राउडेड सीज फिश फ्लैश और फाउल कमेंड और समर लॉन्ग। सो डाइंग जनरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? वो लोग, वो बंदे, वो इंसान, वो यंग जनरेशन मैन एंड वुमेन जो सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है और उनको और कुछ नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड्स की भी बात की है, जो बर्ड्स भी सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, उनको नहीं पता, ठीक है। सैमन फॉल्स, सैमन वाटरफॉल्स को बोला गया है सैमन फॉल्स। मैक्रेल, मैक्रेल इज़ अ काइंड ऑफ फिश। क्राउडेड सीज, मतलब मैक्रेल मतलब ऐसी सी, ऐसा समुद्र जिसमें फिशेस भरी पड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़िश, नेक्स्ट बात की है फ़िश। फ़िश वो चीज़ की बात की है जो पानी में कोई चीज़ रहती है ना, उसको फ़िश बोला हुआ है, ठीक है। कोई भी एक्वेटिक क्रिएचर, कोई भी एक्वेटिक क्रिएचर, ठीक है। फाउल का मतलब है यहाँ पे बर्ड, ठीक है। फाउल मतलब बर्ड, फिश का मतलब कोई भी एक्वेटिक क्रिएचर। देखो यहाँ पे तीन चीज़ें बताई हैं, फिश, फ्लैश एंड फाउल, ठीक है। फिश का मतलब कोई भी एक्वेटिक जो भी पानी में रहता है क्रिएचर। फ्लैश का मतलब ह्यूमन बींग्स,
फाउल मतलब बर्ड, ठीक है। तीनों ये क्या है, कौन किस में इंडल्ज है, सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में। All summer long, whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music called neglect, monuments of unaging intellect, very important। कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी क्रिएचर्स हैं, ये किस में उलझे हुए हैं, सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उन्होंने वो वेस्ट कर रहे हैं, लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन उन्होंने मर जाना है। बट उनको ये नहीं पता कि हमें जो अनएजिंग इंटेलेक्ट, मतलब एक चीज़ है जो मरेगी नहीं, वो है हमारी स्पिरिट, हमारी नॉलेज, हमारा काम। वो लोग उसको करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। वो किस में कॉट है, कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूज़िक, मतलब सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं, ठीक है। और ऐसे लोग क्या होंगे, बिगॉटन मतलब भूल जाएंगे, जमेंगे, बॉर्न और मर जाएंगे। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने काम में मस्त है, ठीक है। सो नाउ यू गेट द स्टेंजा, summary of the first stanza. So here is the summary. Now we move to the second stanza. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless। देखिए जो एज्ड मैन है, जो बूढ़ा इंसान है, वो क्या है, कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। क्या है, टैटेड मतलब फटा हुआ कोट है जो एक स्टिक के ऊपर टंगा हुआ है, और कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। अनलेस, बट वो कह रहा है नहीं, अनलेस soul clap its hands and sing and louder sing for every tatter in its mortal dress। वो ओल्ड मैन की तब भी एक रिस्पेक्ट होगी, एक अहमियत होगी, तब होगी, कब होगी, जब वो जो ओल्ड मैन है वो अपनी सोल को एजुकेट करेगा, ऐसे एजुकेट करेगा कि उसकी जो हाथ हैं वो खुद तालियां मारे और उसका जो दिल है वो गुनगुनाए, वो गाए। वो कोट तभी एक मॉर्टल बनेगा, एक जीवित बनेगा, वो बूढ़ा कोट, ठीक है, वो ओल्ड मैन तभी बनेगा जब वो अपनी सोल को एजुकेट करेगा। उसकी जो सोल है वो गाएगी, और वो जब खुश होएगी तभी वो सोल और जो कोट है वो खुश होगा। नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस। कह रहा बेक रुकावट है, सोल को एजुकेट करना तो कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल। इस कंट्री में ऐसे स्कूल को ढूंढना जो सोल को सिंग करवाए, सोल को अपलिफ्ट करवाए, इस कंट्री मतलब आयरलैंड में ढूंढना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल तो कुछ अपने मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, मतलब वो कुछ अपना ही पढ़ा रहे हैं, मतलब वो यूज़लेस सा पढ़ा रहे हैं। जो सोल को अपलिफ्ट करे, जो सोल को एजुकेट करे, वो नहीं पढ़ा रहे। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज़, इसीलिए मैं बहुत समुंदर के पार आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ। एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बेजेंटियम, इसीलिए मैं इस सिटी में आया हूँ, बेजेंटियम में, क्योंकि मुझे अपनी सोल को पढ़ाना है, ना कि अपनी बॉडी को। जो सिर्फ रट्टा मारते हैं वो वाली पढ़ाई नहीं करनी मुझे। इसीलिए इस पोम का नाम है द सेलिंग टू बेजेंटियम, द नहीं, आई एम सॉरी। सो हैज़ द समरी ऑफ सेकेंड स्टेंजा, रीड वेरी केयरफुली, और जो पॉइंटर्स है वो नोट कर लेना। थर्ड स्टेंजा, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, कम फ्रॉम द होली फायर, बर्न इन द गायर। मोज़ेक वर्क आपने देखा होगा कि जो होते हैं ना, डिफरेंट कलर के मार्बल और ग्लास होते हैं, उनको डिफरेंट कलर में, बट उनकी एक पिक्चर बनाई होती है, ठीक है। वो थोड़े अनक्लियर से होते हैं, बट ठीक है। उन्हें कह रहे हैं सेजेस जो हैं वो होली फायर में हैं। कहाँ पे है? बिजेंटियम में, ठीक है। वो संतों को कह रहा है, वो सेंट्स को कह रहा है कि जो आप भगवान के छाए में हो, ठीक है। और जो वॉल में है, जो पेंटिंग है वो वॉल में होती है ना, वो जो मोज़ेक वर्क है वो वॉल पे होता है, ठीक है। तो जो वो वॉल पे, उसे रिलेट किया उन्होंने सेंट्स के साथ जो भगवान के साथ हैं। उनको उसने बोला है कि आप प्लीज़ नीचे आओ और मुझे, मेरे सिर पे हाथ रखो, मुझे एजुकेट करो, ताकि मैं अपनी सोल को पढ़ा सकूं और उससे राइट सॉन्ग गवा सकूं, मतलब राइट सॉन्ग मतलब राइट पाठ पढ़ा सकूं, ठीक है। ऐसा सॉन्ग जो मेरी बॉडी को, मेरी सोल को अच्छा करे, नरिश करे। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, यहाँ पे ये मतलब है। कंज्यूम माई हार्ट अवे, sick with desire and fastened to a dying animal. It is not what it is,
एंड गैदर मी इनटू आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो पहले आप क्या करना, मेरे हार्ट को प्योरीफाई करना, कंज्यूम माई हार्ट अवे, मतलब मेरे हार्ट को प्योरीफाई करना, क्योंकि वो सिक है किससे, डिज़ायर से, मतलब फ़िज़िकल बॉडी से, फ़िज़िकल डिज़ायर से। मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, इस चीज़ों से वो सिक हो चुका है, थक चुका है। पहले तो उससे दूर करना और उससे प्योर कर देना। एंड फासन टू अ डाइंग एनिमल, कि एक बार वो सही हो गया ना, ये जो डाइंग एनिमल, मतलब वो जो मेरी डिज़ायर्स हैं, फ़िज़िकल डिज़ायर्स, वो एक डाइंग एनिमल की तरह है कि एक ना एक दिन वो डिज़ायर्स तो मर ही जानी है और मेरी सोल भी मर जानी है। बट मैं चाहता हूँ बॉडी तो एक ना एक दिन मरनी ही है, जो सोल है उसे मैं ज़िंदा रख पाऊँ। ठीक है, एक बार आपने ये मेरे हार्ट को प्योरीफाई कर दिया ना, तो जो मैं सीखूँगा वो ईजी हो जाएगा इटर्निटी के लिए, मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं आपका पार्ट बन जाऊँगा और मैं बर्थ और डेथ वाले साइकिल से बियॉन्ड चले जाऊँगा, बर्थ एंड डेथ साइकिल से बियॉन्ड चले जाऊँगा। सो नाउ द समरी ऑफ दिस स्टेंजा। समरी आपने लिखनी नहीं है, एंड में जो मैं आपको आंसर्स दूंगी आपने वही पेपर में लिखने हैं। सो नाउ द फोर्थ स्टेंजा। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। एक बारी मैं सर्कल से परे चले गया ना, सर्कल मतलब ये बर्थ और लाइफ का सर्कल जो है, बर्थ और डेथ का सर्कल है, सॉरी, कि बिगॉटन, बॉर्न एंड डाइंग बताया था ना पीछे। इससे परे चल गया ना, मैं सारी नेचुरल थिंग्स से ना, सारे फिज़िकल वर्ल्ड से अपना कांटेक्ट साइड कर लूँगा, मतलब कभी भी फिज़िकल फॉर्म में नहीं आऊँगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग। इनेमलिंग का मतलब होता है कोटिंग करना, गोल्ड की कोटिंग करना। कहता मैं ऐसी फॉर्म लूँगा कि जिसे तोड़कर गोल्ड बने, ठीक है, गोल्डन शेप बने। हैमर बोला ना, हैमर क्या हो, गोल्ड की कोटिंग बनूँ मैं, क्योंकि ऐसे गोल्ड की कोटिंग बनूँ कि मैं गोल्डन बर्ड बन जाऊँ, ऐसा बर्ड जो सिंग करेगा, जब गाएगा तो वो किसे, ड्राउजी मतलब जो सो रहे एम्परर को, सो रहे राजा को उठाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैं ऐसा गोल्ड की चीज़ बनूँ जो एक दिन गोल्डन बर्ड बने, गोल्डन बर्ड बन के जब मैं गाऊँ तो सो रहे जो एम्परर है उसे उठाऊँ, और set upon a golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। और मैं जो बिज़ेंटियम के कोर्ट में गाऊँ और क्या बोलूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके बारे में लॉर्ड्स एंड लेडीज़ जो बिज़ेंटियम की हैं उसे बताऊँ। और ये जो मेरा गाना होगा ना, वो सेंचुअल एक्टिविटीज़ से, मतलब सेक्चुअल एक्टिविटीज़ से बहुत डिफरेंट होगा, और जो मर रही जनरेशन्स हैं उन्हें उठाएगा और उन्हें अनएज करेगा, उन्हें बताएगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से और फिज़िकल बॉडी से हमारी बहुत दूर की स्पिरिट है और हमें वो चीज़ें अपनानी चाहिए। हमें अपनी सोल को ज़िंदा रखना चाहिए, बॉडी तो एक ना एक दिन मर ही जाएगी। So now we have come to the end of this poem. Now you will get the all notes, detailed notes मिलेंगे, बट ध्यान से समझ लेना नोट्स भी कि कैसे कैसे नोट्स लिखने हैं, कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। पहले तो इस स्टेंजा की समरी देख लो। So here is the summary of fourth stanza. Now you get the style of the poem. I feel the style is the most important and crucial part of the poem which you must write in any work you may answer. ठीक है, तो स्टाइल तो ज़रूर लिखना ही लिखना है। द लाइन्स विच हैव मार्क्ड विद द रेड कलर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए वो मैंने मार्क किए हैं। उनको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख सकते हो और अपने आंसर में ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पूरा आंसर आपने ब्लू से लिखना है तो इन लाइन्स को आप ब्लैक पेन से लिख के आ सकते हो। स्टाइल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने वो लिखना ही होता है। आइदर यू अटेम्प्ट अ नॉवल और अ ड्रामा और एनीथिंग यू अटेम्प्ट इन योर आंसर्स, स्टाइल ऑफ द वर्क इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन माई मास्टर्स मैंने तो ऐसे ही किया था। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल एनालिसिस, ये तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। इसके आप छोटा भी कर सकते हो, बिकॉज स्टाइल ज़रूर लिखना, तो इसे आप छोटा कर सकते हो। इसके 2 पेजेस होंगे, नेक्स्ट पेज भी इसका है। ठीक है, तो जो मैंने पर्पल और रेड से लिखा है वो तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप देख लेना। नेक्स्ट देखो जी, ये है क्रिटिक्स और उनके क्रिटिकल कमेंट्स, दीज आर सुपर इम्पॉर्टेंट। इसके बिना
आपका आंसर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। इफ़ यू आर इन एम इंग्लिश और यू आर ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो ये तो लिखोगे ना, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर श्योर। एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आप इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमर्स। जो हेलरेड ब्लूम ने कहा है या फिर जो क्लेनेथ ब्रुक्स ने कहा है, जैसे बोला है वैसे ही, यू कैन नॉट चेंज इवन द आर्टिकल्स, इवन द पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ नहीं चेंज करना। जहाँ पे कॉमा वहीं पे कॉमा, यू हैव टू क्रैम इट, मग इट अप, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। ऐसे करना जैसे क्रिटिकल एनालिसिस लिखोगे, उसके बाद एक इंक्लूड ये कर देना, फिर 2 पैरे लिखोगे, फिर 2 क्रिटिक्स इंक्लूड करना, तो परफेक्ट मार्क्स आएंगे आपको फॉर श्योर। एज़ यू नो, फर्स्ट पैरा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट का क्रिटिकल एनालिसिस मुझे मिला था सेपरेटली। फर्स्ट स्टैंजा का क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, आप इसके भी नोट्स बना लेना। और ये सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा का एक क्रिटिकल कमेंट है, ठीक है। आई गॉट इट, सो आई शेयर्ड विद यू। फाइनली यू गॉट योर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना क्या है, मिथ और हिस्ट्री के रिलेटेड है, ये उसका आंसर है। आप पहले ईट्स के बारे में ज़रूर लिखोगे, फिर बिजेंटियम के बारे में लिखोगे, पोम के बारे में लिखोगे, ये ज़रूर लिख लेना, ठीक है। सो दिस आंसर कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस, तो आप देख लेना 3 पेजेस हो जाएं आपके, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मेक योर नोट्स। नेक्स्ट इज सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सेंचुअल और स्पिरिचुअल वर्ड के बारे में बात की है क्या ईट्स ने, तो ये रहा उसका आंसर। दिस आंसर कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, तो इसमें भी आप डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट आंसर है क्योंकि बहुत बारी पेपरों में आया है, ठीक है। सो आई हैव शेयर इट विद यू। तो I have done lots and lots of hard work for you people. Please share and subscribe to my channel and comment me down कि आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस और चाहते हो, ठीक है।